हेलो स्टूडेंट्स, मैं रविकांत राजपूत आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ भौतिक विज्ञान कक्षा 12 चैप्टर फर्स्ट के कुछ इम्पोर्टेंट सवाल जो कि यूपी बोर्ड 2023 में परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें से कुछ सवाल आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कूलाम के नियम से। और हम जानते हैं कि कूलाम का नियम वैज्ञानिक कूलाम ने दिया था और इन्होंने जो दो बिंदु आवेश होते हैं, यानी जो आवेश होते हैं, दो आवेशों के बीच में जो बल लगता है, हम जानते हैं कि अगर दो आवेश रखे हैं और समान प्रकृति के, यानी दोनों प्लस के हैं या दोनों माइनस के हैं, तो उनके बीच में हमेशा प्रतिकर्षण बल लगता है। और अगर दोनों विपरीत प्रकृति के हैं तो उनके बीच में आकर्षण बल लगता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इनके बीच में जो बल लगता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, तो वो बल होता कितना है, इसको बताया था वैज्ञानिक कूलाम ने। इसी को हम वैज्ञानिक कूलाम का नियम कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, वैज्ञानिक कूलाम ने दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल के लिए एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे हम वैज्ञानिक कूलाम का नियम कहते हैं। इन्होंने बताया कि अगर दो आवेश हैं जो कि एक ए बिंदु पर रखा है, एक बी बिंदु पर, उनके बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल आर, तो इनके बीच में या तो आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण। वो डिपेंड करेगा कि दोनों की प्रकृति क्या है। अगर दोनों समान प्रकृति के हैं तो प्रतिकर्षण, और अगर दोनों विपरीत प्रकृति के हैं तो उनमें आकर्षण बल लगेगा। तो वैज्ञानिक कूलाम ने अपना नियम बताया और पहली स्टेटमेंट दी कि दो स्थिर बिंदु आवेश, यानी आवेश कैसे होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए और एक एक बिंदु पर रखे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि चल रहे हों, चलते टाइम इनका नियम लागू नहीं होता है। यानी इनका नियम लागू होता है जब स्थिर रखे हों आवेश और किन्हीं बिंदुओं पर। तो किन्हीं दो बिंदुओं पर रखे स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, जबकि बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको समीकरण फर्स्ट मानेंगे, इसको समीकरण नंबर सेकंड मानेंगे। और बोलना कैसे, सिंपल है। हमें पता है कि F के सामने होते हैं Q1 Q2 और R² होते हैं नीचे सूत्र में। पहले सूत्र समझ याद कर लिया करो, तो उससे नियम लिखने में बड़ी सहायता होती है। वैज्ञानिक कूलाम के नियम का सूत्र था 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे R²। यहाँ से साफ साफ दिख रहा है ये पूरी राशि तो है कांस्टेंट और Q1 Q2 है हमारे आवेश, और ये सामने है यानी समानुपात में, और ये नीचे है यानी व्युत्क्रमानुपात में है। तो हम लिखेंगे कि स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, जबकि बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हम दोनों को मिला देंगे तो F समानुपाती मिलेगा Q1 Q2 बटे R²। और हम जानते हैं कि समानुपाती का चिन्ह हटता है तो क्या एक नियतांक राशि आती है, तो वो नियतांक राशि है 1/4πε0, और बाकी जो था पूरा का पूरा सेम टू सेम उतार दिया, और ये बन गया वैज्ञानिक कूलाम के नियम का सूत्र। तो सूत्र क्या है, F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे R², जहाँ 1/4πε0 क्या है, कूलाम नियतांक है, और इसका मान भी फिक्स होता है 9 × 10⁹ और इसका मात्रक क्या होता है कूलाम नियतांक का, तो वो होता है हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो कूलाम नियतांक का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये कैसे आता है इसके बारे में हम बात करेंगे। और जहाँ ε0 दिख रहा होगा ये अलग टर्म है, तो इसके बारे में बता देते हैं। ε0 क्या होता है, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। निर्वात या वायु मतलब जो माध्यम है जहाँ पर ये आवेश रखे हैं उस माध्यम, और वो माध्यम हमने क्या माना है, वो माना है वायु या निर्वात, यानी वायु या निर्वात में रखे हैं तो उस माध्यम की विद्युतशीलता है ε0। और ε0 का मान भी याद रखना दोस्तों, कितना होता है, ε0 बराबर 8.85 इंटू 10⁻12, और ε0 का मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये होता है हमारा ε0 का मात्रक। अब एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि ε0 का मात्रक क्या होता है, ε0 की विमा क्या होती है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि ε0 का मात्रक और विमा कैसे निकालते हैं, और इस कूलाम नियतांक का भी मात्रक और विमा कैसे निकालते हैं। तो बात करते हैं अब हम इसकी, ठीक है, डिटेल में। तो इसको मिटाने जा रहे हैं, इसका एक स्क्रीन पर आगे बढ़ते हैं। तो विद्युतशीलता का मात्रक और विमाएं बहुत पूछी जाती है एग्जाम में, तो उन्हीं पे बात करेंगे क्योंकि हम इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा होगा। तो ε0 जैसे हमें पता है कि F बराबर सूत्र जो निकला है, F बराबर निकला है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे R²। हमें मान निकालना है ε0 का, तो ε0 का पहले मान निकालते हैं, कितना आता है, ε0 इधर आएगा और F इसकी जगह, यानी ε0 बराबर मिलेगा हमें 1/4π इंटू Q1 Q2 बटे F इंटू R²।
ये इधर पक्षांतर हो जाएगा और एप्सिलॉन नॉट इधर पहुंच जाएगा। अब हम इसका मात्रक निकालते हैं तो देखो 4 पाई क्या है, कांस्टेंट राशि है, इसका कोई भी मात्रक विमा नहीं होती है। कांस्टेंट राशियों की कभी भी ना तो कोई मात्रक होते हैं ना विमा, यानी एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बराबर Q1 Q2 बटे एफ आर स्क्वायर का मात्रक। ठीक है, ये तरीका होता है निकालने का। तो Q1 यानी आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और ये भी आवेश है तो इसका भी मात्रक क्या होगा, कूलाम, और बटे में F क्या है, बल, बल का मात्रक होता है न्यूटन, और हमारा R क्या है, दूरी, तो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, और मीटर पे क्या है, R पे स्क्वायर है तो मीटर पे भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो कूलाम कूलाम मिलकर क्या हो गए, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या हो गया, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये होता है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, यानी विद्युतशीलता का मात्रक। अब बात करते हैं विमा की। तो विमा क्या होगी, तो यहीं से निकाल सकते हैं आराम से, चाहे सूत्र से निकालो चाहे मात्रक से निकालो, दोनों ही तरीके सही हैं। लेकिन सूत्र से अगर हम निकालेंगे तो थोड़ा पड़ता तो सेम ही है, लेकिन अगर हम मात्रक से निकालें बहुत जल्दी निकल आता है। और दोनों ही तरीके से बता देते हैं हम, पहले सूत्र से बताते हैं आपको। तो एप्सिलॉन नॉट का सूत्र क्या मिला, 1/4 पाई इंटू Q1 Q2 बटे एफ आर स्क्वायर। तो हमें इसकी विमा निकालनी है, तो हम लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट की विमा बराबर Q1 Q2 बटे एफ आर स्क्वायर की विमा। ठीक है, देखो 4 पाई क्या है, 4 पाई 1/4 पाई क्या है, कांस्टेंट राशि, इसकी ना तो विमा होगी ना ही मात्रक। तो बाकी जो बचा उसके विमा निकाल लेंगे, क्योंकि राशियों के विमा मात्रक होते हैं, संख्याओं कांस्टेंट नियतांकों के विमा नहीं होते हैं। तो Q होता है, Q बराबर होता है IT, Q बराबर क्या होता है IT, Q बराबर I और T। I क्या है, धारा, और धारा की विमा होती है A, और समय की विमा होती है T। तो Q की विमा क्या हो गई AT। तो यहाँ Q है, यानी यहाँ क्या लिख देंगे AT। उसके बाद ये भी Q है तो इसकी जगह क्या लिख देंगे AT। और F की विमा क्या होती है, F होता है बल, बल की विमा होती है ML/T-2। और R क्या है, दूरी, तो दूरी की विमा होती है L, और स्क्वायर है तो कर देंगे स्क्वायर। विमाएँ सारी की सारी ऊपर लिखी जाती हैं, ऊपर ले जाई जाती हैं, और एक ब्रैकेट में। तो हम इन सबको कहाँ ले जाएंगे, ऊपर। ठीक है, तो इन सबको ऊपर ले जाते हैं, तो हम यहाँ मिटा के ऊपर दिखा देते हैं, नहीं तो कट जाएगा। हाँ, तो अब हम एप्सिलॉन नॉट की विमा आगे बताने जा रहे हैं। देखो इतना मिल गया हमें, तो एप्सिलॉन नॉट की विमा क्या निकल के आएगी, ए 2 बार है तो हो गया A स्क्वायर, T 2 बार है तो T स्क्वायर, दोनों जुड़ गए। उसके बाद ML/T-2 और एक L स्क्वायर यहाँ है तो ML³ हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा ML³ और T-2। ठीक है, अब उसके बाद क्या कर रहे हैं, हम सभी को ऊपर ले जा रहे हैं। तो ऊपर ले जाने पर क्या होता है, घात है माइनस, तो A स्क्वायर T स्क्वायर, तो जैसे कि तैसे इसको हम ऊपर ले गए तो M की घात -1 और L की घात -3 और T की घात प्लस, माइनस की क्या होगी प्लस, यानी चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस के माइनस और माइनस के प्लस हो जाते हैं। तो उसके बाद हमारी विमा बन के क्या आ गई, M इनवर्स, और L की घात है -3 और T की घात है 2A है, और 2A है प्लस की तो कितनी हो गई 4, और उसके बाद A की घात कितनी है 2। तो विमा क्या आ गई, M इनवर्स L की पावर -3, T की घात है 4 और A स्क्वायर। तो मात्रक क्या हो गया, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, और विमा क्या हो गई M इनवर्स L की पावर -3, T की घात है 4 और A स्क्वायर। तो ये हमारी एप्सिलॉन नॉट की मात्रक और विमा आ गई हैं। इनको आप नोट्स बनाइए, पढ़िए, ये पूछे जाते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो कि 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभार 2 में भी पूछा जाता है। आगे हम उसको बताते हैं, सब मिक्स कर। हाँ, तो अब हम बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो कि होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी पूछा जाता है कभी कभार 1 नंबर में, और अगर इसके साथ एक्स्ट्रा मात्रक विमा जोड़ देते हैं तो 2 नंबर में भी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, हम इसको सूत्र की सहायता से इसकी परिभाषा बनाएंगे। E बराबर होता है F/Q0। ठीक है, जहाँ हमें पता है F तो बल होता है और Q होता है हमारा धन परीक्षण आवेश। क्या होता है, धन परीक्षण आवेश। ठीक,
तो हम अब हमेशा जब भी फिजिक्स में परिभाषाएं बनाओ तो नीचे वाले को एकांक मान लिया करो, यानी नीचे वाले की वैल्यू एकांक मान लो, परिभाषा सिंपल हो जाती है। तो हम लिखेंगे यदि Q नॉट बराबर 1 कूलाम, तो हमें क्या मिलेगा, E बराबर F, क्योंकि F के बटे में 1 आएगा और 1 का भाग देंगे तो E बराबर क्या मिल जाएगा, F, यानी जो बल है वही क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन कब, जब आवेश कैसा हो, 1 कूलाम का। तो बल किस पे लगता है, बल लगता है आवेश पर, यानी एकांक कूलाम के आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और अगर बोलना है तो धन परीक्षण आवेश भी बोल सकते हैं। तो क्या हो गई परिभाषा, एकांक कूलाम के धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं है। परिभाषाएं जब भी बनानी हो तो दो तरीके होते हैं, या तो इनका अनुपात बोल दो सीधा कि किसी आवेश पर लगने वाले बल तथा उस आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, या दूसरा तरीका है कि नीचे वाले को हमेशा एकांक मान लिया करो। ऐसे तरीके से बहुत सारी परिभाषाएं फिजिक्स में बनाई जाती हैं। तो ये तरीका ज़्यादा सही समझता हूँ मैं, क्योंकि मैंने इसी तरीके से बहुत सारी परिभाषाएं बताई हैं, सिखाई हैं बच्चों को, मैंने खुद बनाई हैं। तो क्या लिखेंगे, ई, अगर हम क्यू को 1 मान लें तो ई किसके बराबर हो गया, एफ के बराबर, यानी एकांक कूलाम, क्योंकि क्यू को हमने क्या माना है, एकांक, तो एकांक कूलाम के धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। लिखेंगे कैसे, ऐसे ही लिखेंगे एग्जाम में, फिर उसके बाद लिखेंगे इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। देखो, अगर एग्जाम में सही नंबर चाहिए तो लिखने का तरीका आना चाहिए। पहले परिभाषा लिखेंगे, फिर उसके बाद बताएंगे किससे प्रदर्शित करते हैं, फिर ये बताएंगे कौन सी राशि है। तो विद्युत क्षेत्र हमेशा सदिश राशि होती है, क्योंकि इसके मान के साथ साथ हमें दिशा भी बतानी पड़ती है। तो ये एक सदिश राशि होती है। अब इसके बाद इसका सूत्र लिख देंगे, ई बराबर क्या होता है, एफ बटे क्यू नॉट। अब इसका मात्रक क्या होगा, तो मात्रक की बात अगर हम करें तो मात्रक हमने अभी बताया है कि किससे निकालते हैं, सूत्र से। तो ई बराबर क्या होता है, एफ बटे क्यू। तो ई का मात्रक क्या हो जाएगा, ई का मात्रक बराबर एफ बटे क्यू नॉट का मात्रक। तो एफ का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, तो हम लिख देंगे न्यूटन। और क्यू का मात्रक क्या होता है, कूलाम, तो लिख देंगे कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। ठीक है दोस्तों, अब हम बताने जा रहे हैं इसकी विमा। ये भी कई बार पूछी जाती है, तो हम इसकी विमा बताते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की विमा बताने जा रहे हैं, तो लिखेंगे ई की विमा बराबर एफ बटे क्यू नॉट की विमा। तो ई की विमा निकाल ली है, एफ की विमा अभी बताई थी क्या होती है, एम एल टी माइनस 2, और क्यू की क्या थी, ए और टी। इन सभी को ले जाएंगे ऊपर, तो एम एल और टी माइनस 2 ये हैं, और एक ऊपर से नीचे से आएगा ऊपर, तो माइनस हो जाएगा। नहीं तो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, तो इसको ऊपर ले गए तो ए की घात -1 और टी की घात -1। अब देखो लो क्या बन गया, एम एल तो एक ही है और टी -2 एक है, और -1 यहाँ है, तो कितने हो गए, -3 और ए -1। ये हो गई हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा। ठीक है, अब उसके बाद हम बताने जाते हैं आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के और मात्रक, अन्य मात्रक, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एक आता है ऑब्जेक्टिव में और उसके 2-3 मात्रक दिए होते हैं और पूछते हैं कि कौन नहीं है, तो उस टाइम पे हम लोगों को कन्फ्यूजन होती है, तो हम इसके दूसरे मात्रक बताते हैं। देखो, यहाँ से अगर हम दूसरा मात्रक निकालना चाहें तो एक संबंध आगे जो कि पढ़ा होगा आप लोगों ने, नहीं पढ़ा है तो हम अभी पढ़ाएंगे। ई बराबर होता है V अपॉन एल, ई बराबर V अपॉन एल, ई और V में संबंध होता है, विद्युत क्षेत्र बराबर विभव बटे लंबाई। तो यहाँ से एक मात्रक निकलेगा V का मात्रक, V मतलब विभव, विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, और लंबाई मतलब दूरी, यानी दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो दूसरा मात्रक क्या निकल आया, वोल्ट प्रति मीटर। तो एक दूसरा मात्रक ये होता है, पहला क्या है, न्यूटन प्रति कूलाम, दूसरा है वोल्ट प्रति मीटर। एक जूल के पदों में भी होता है, तो उसको निकाल लेते हैं, इसी से निकालते हैं। देखो ई बराबर क्या था,
F बटे क्यू नॉट। ठीक है, अगर हम यहाँ भी R से गुणा कर दें और यहाँ भी R से गुणा कर दें तो F इंटू आर क्या बन जाता है, कार्य, और बटे में Q इंटू आर। तो E बराबर क्या मिला, W बटे Q इंटू आर। W की विमा होती है जूल, तो यहाँ लिख देंगे जूल, और आवेश की विमा होती है कूलाम, तो लिख देंगे कूलाम, और R क्या है, दूरी, दूरी की विमा होती है मीटर, तो लिख देंगे मीटर। दूसरा मात्रक क्या हो गया, जूल प्रति कूलाम इंटू मीटर। तो तीसरा मात्रक ये हो गया। यही पूछे जाते हैं ज़्यादातर, तो इन मात्रकों को भी याद रखना और समझना कैसे बना सकते हैं। एग्जाम में अगर घुमा के क्वेश्चन पूछें तो आराम से कर सकते हैं। अब उसके बाद हम अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक पर पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा गया है। वो होता है वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव की बात करते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तो वैद्युत द्विध्रुव को बना के बताते हैं। वैद्युत द्विध्रुव ये बन गया, और इसका एक मध्य बिंदु होता है वो। तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें कि दो आवेश जो कि मान में तो समान होते हैं लेकिन प्रकृति में कैसे होते हैं, विपरीत। यानी ये Q ये है तो Q ये है, यानी मान इसके कैसे हैं, समान हैं, लेकिन इन पर जो आवेश की प्रकृति है वो अलग अलग है। ये माइनस का है तो ये प्लस का है। तो और ये एक दूसरे से कैसे उपस्थित होते हैं, बहुत कम दूरी पर, यानी बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म या अल्पतम दूरी पर, और इनका एक मध्य बिंदु होता है O। तो परिभाषा क्या बन गई कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो आवेश जो कि मान में समान तथा दिशा में विपरीत होते हैं एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर उपस्थित होते हैं। तो इस निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यानी वैद्युत द्विध्रुव दो आवेशों से बना एक ऐसा निकाय है जिसमें दोनों आवेश मान में बराबर हैं लेकिन प्रकृति में कैसे हैं, विपरीत हैं, और दोनों एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर उपस्थित होने चाहिए, और तब वो किसका निर्माण करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का। यही लिखना है ऐसे ही। उसके बाद इसका एक मध्य बिंदु होता है O, और दूरियां हमेशा यहीं से ली जाती हैं, इसलिए इसकी दूरी क्या मानी गई, 2L, क्योंकि यहाँ से एक आवेश की दूरी हमने L मानी और इस आवेश की भी दूरी क्या होगी, L होगी, तो इनकी टोटल दूरी कितनी हो गई, 2L हो गई, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव में दूरियां हमेशा मध्य बिंदु से ही ली जाती हैं, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ तक वैद्युत द्विध्रुव हो गया। अब वैद्युत द्विध्रुव का होता है आघूर्ण। तो हम पढ़ रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है P बराबर Q गुणे 2L। Q क्या है, आवेश, 2L क्या है, बीच की अल्पतम दूरी, और P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो परिभाषा यहीं से बन जाएगी, Q और 2L का गुणनफल है ये, यानी आवेश और बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो लिखेंगे कैसे कि किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस द्विध्रुव के किसी एक आवेश के मान, सिर्फ मान लेना है, दिशाएं नहीं लेनी, यानी प्लस माइनस के चिन्ह नहीं लेने हैं। तो किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस द्विध्रुव के किसी एक आवेश के मान तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। बड़ी सिंपल परिभाषा है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस द्विध्रुव में उपस्थित किसी एक आवेश के मान तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इसे हम वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इतना लिख लेंगे, P से प्रदर्शित करते हैं। अब उसके बाद मात्रक की बात करें तो P का मात्रक निकालेंगे इसी सूत्र से। तो P का मात्रक क्या हो गया, Q गुणे L का मात्रक, क्योंकि दो क्या है, दो है कांस्टेंट राशि, नंबर, इनके मात्रक विमाएं नहीं होती हैं, अभी बताया था, सिर्फ भौतिक राशियों की मात्रक और विमाएं होती हैं। तो Q क्या है, आवेश, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम, और L क्या है, दूरी, तो दूरी का मात्रक क्या होगा, मीटर, यानी कूलाम इंटू मीटर मात्रक होता है वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण का। अब हम वैद्युत द्विध्रुव की विमा निकालते हैं। तो P की विमा बराबर Q गुणे 2L की विमा। तो P की विमा बराबर Q इंटू 2L की विमा। तो Q की विमा अभी बताई थी, और सॉरी 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 कैसी है, विमाहीन राशि है। Q क्या है, नंबर है, नंबर की विमा नहीं होती है। Q की विमा क्या हो गई, AT, और L की विमा क्या होगी, L, क्योंकि लंबाई की विमा क्या होती है, दूरी की विमा L होती है। तो क्या हो गया, LTA, LTA, ये हो गई हमारी वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की विमा। ठीक है, अब उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका, वो है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव के कारण
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों और ये कई बार बोर्ड में पूछा गया है लगातार, इसको ध्यान से सुनना, अच्छा टॉपिक है और ये 3 नंबर में पूछा जाता है। तो डेरिवेशन है हमारा वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको ज्ञात करना है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो भी बता देते हैं हम आपको। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय या फिर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण 2 स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जा सकती है, एक अक्षीय और दूसरी निरक्षीय। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अक्षीय स्थिति। तो पहली कंडीशन पढ़ रहे हैं अक्षीय स्थिति में। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम चित्र बना देते हैं फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो चित्र में सबसे पहले क्या बनाना होगा, जिसके कारण निकाल रहे हैं तो हम किसके कारण निकाल रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें 2 आवेश जो कि मान में समान होते हैं और प्रकृति में कैसे होते हैं, विपरीत होते हैं और दोनों एक दूसरे से 2l दूरी पर उपस्थित होते हैं और पहले आवेश की दूरी l और दूसरे आवेश की दूरी भी l होती है। तो ये बन गया वैद्युत द्विध्रुव। तो क्या लिखेंगे, माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि +q तथा -q आवेश से मिलकर बना है तथा इनके बीच की अल्पतम दूरी 2l है तथा इसका मध्य बिंदु O है। फिर उसके बाद लाइन चेंज करके लिखेंगे अक्षीय स्थिति, मतलब अक्ष की दिशा में। तो ये अक्ष है तो इसकी दिशा में ही एक बिंदु मान लेते हैं, कोई P है। इस P बिंदु पर हमें क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E का मान हमें फाइंड करना है। इस बिंदु पर हमें E का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे देखते हैं। तो E का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे, थोड़ा और लिख लेंगे। माना कि इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो लिखना बड़ा सिंपल है, जैसे बनाते जा रहे हैं वैसे ही लिखते जाना है, कोई अलग से चीज़ नहीं लिखनी है। जो माना था वो लिख लेंगे। तो सबसे पहले क्या माना था, एक वैद्युत द्विध्रुव। तो हमने लिखा कि माना कि एक AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि +q तथा -q आवेश से मिलकर बना है। इसका एक मध्य बिंदु O है, इन दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी 2l है। फिर लिखेंगे माना कि मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है अक्षीय स्थिति में जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है और एक बिंदु के कारण एक तीव्रता होगी, 2 बिंदु के कारण 2 तीव्रताएं होंगी। यानी एक बिंदु आवेश ये है और दूसरा बिंदु आवेश ये है, तो इस बिंदु पर P बिंदु पर कितनी तीव्रताएं निकलेंगी, 2। तो दोनों तीव्रताओं की दिशा देख लेते हैं किस प्रकार निकलेगी। और याद रखना जो तीव्रता की दिशा होती है वो हमेशा प्लस से तो बाहर की ओर होती है, प्लस चिन्ह से बाहर की ओर होती है और माइनस चिन्ह से अंदर की ओर होती है, इतना याद रखना। तो यहाँ से हम दिशाएं निकाल सकते हैं। तो -q के कारण कहाँ को होगी, अंदर की ओर यानी आवेश की ओर। ठीक है, तो -q के कारण कहाँ को हो गई, अंदर की ओर, ये हो गई E1। और +q आवेश के कारण कहाँ को हो गई, बाहर की ओर, तो ये हो गई E2। तो 2 तीव्रताएं निकली, एक बाहर को एक अंदर को। इस बिंदु पर 2 निकलेंगी और दोनों की दिशाएं कैसी हैं, विपरीत हैं। तो पहले दोनों के सूत्र लिख लेते हैं। पहले क्या लिखेंगे, -q आवेश के कारण, -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 निकलेगा। और बिंदु आवेश के कारण सूत्र होता है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r², यानी बीच की दूरी, आवेश और बिंदु के बीच की दूरी का स्क्वायर। तो ये है हमारा आवेश -q, ये हमारा बिंदु। इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, तो बात करते हैं दूरी की। तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से A से B तक की दूरी कितनी है, 2l। A से B तक की दूरी कितनी है, 2l। और बाकी की दूरी नहीं पता, लेकिन O से पता है कि बिंदु O से P तक की दूरी कितनी है, r। और O से A तक की दूरी कितनी है, l। तो देखो A से O तक की और O से P तक की तो पूरी हो गई, A से P तक की दूरी। तो कितनी हो जाएगी, यहाँ हम लिख देते हैं पहले AP
का स्क्वायर। अब ए पी का मान निकालना है, तो ए पी का मान सिंपल है, ए पी क्या है, ए ओ प्लस ओ पी। तो ए ओ यानी ए ओ की दूरी कितनी है, एल, और बाकी कितनी है, आर, तो यानी आर प्लस एल, दोनों को जोड़ दिया, ये है आर और यहाँ से यहाँ तक कितनी है, एल, तो टोटल कितनी हो गई, आर प्लस एल। तो मान रख दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे और आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये आ गया E1 का मान। और इसकी दिशा दिखा देंगे साइड में, कहाँ की ओर होगी, आवेश माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की ओर, बिंदु P की ओर, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं दिशाओं को, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, लिख लिया हमने। उसके बाद लिखेंगे इसी प्रकार प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E2 का मान निकालेंगे, E2 बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे, अब दूरी चाहिए हमें इस आवेश के, यह आवेश और यह बिंदु, इन दोनों के बीच की दूरी, यानी ये वाली दूरी। तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, देखो हमें पता है बिंदु O से P तक की दूरी तो पता है, O से P तक की कितनी है R, और O से B तक की दूरी पता है कितनी है L। तो अगर हम OB को घटा दें OP में से, OP में से OB को घटा दें तो BP नहीं बचेगा, इतनी ही दूरी बचेगी, यानी R में से L घटा दो, तो R माइनस L क्या हो गई हमारी इन आवेश और बिंदु के बीच की दूरी। तो हम बार बार पूरा नहीं लिखेंगे, सीधा लिख देंगे R माइनस L का स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद हमें दोनों मान मिल गए, E1 का मान है अंदर की ओर, E2 का मान है बाहर की ओर, तो यहाँ लिख देंगे। और यहाँ हमने दिशा गलत दिखा दी, आवेश Q से बिंदु P की ओर नहीं है, बिंदु से आवेश की ओर है, यानी दिशा गलत लिख दी, बताया सही था। तो E1 की दिशा क्या है, बिंदु से माइनस आवेश की ओर, तो क्या लिख देंगे, बिंदु P से आवेश की ओर, ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, इसकी दिशा क्या है, आवेश से बिंदु P की ओर, इसकी भी दिशा बता दी हमने, ठीक है। अब उसके बाद क्या निकालेंगे, बिंदु P पर कुल परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या लिखेंगे, बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, और हमें पता है दो सदिश राशियां अगर समान दिशा में है तो जुड़ जाती हैं और विपरीत दिशा में है तो घटा देते हैं। तो E बराबर क्या हो जाएगा, ये विपरीत दिशा में यानी घट जाएंगी, और बड़े में से हमेशा छोटा घटाया जाता है, तो बड़ा कौन सा होगा, E1 या E2। तो देखो ये पता लगाने के लिए क्या करते हैं कि अगर नीचे छोटी राशि है, अगर नीचे बटे में छोटी राशि है तो मान ज़्यादा आता है, और अगर बटे में बड़ी राशि है तो मान छोटा आता है। हमें पता है R माइनस L छोटा होगा R प्लस L से, यानी ये वाली छोटी राशि है तो इसका मान ज़्यादा होगा, और ये वाली राशि बड़ी है तो इसका मान कम होगा। तो बड़े में से छोटा घटाते हैं तो E2 में से E1 घटा देंगे, तो E2 माइनस E1, ठीक है। अब उसके बाद E बराबर क्या मिल जाएगा, E2 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे R प्लस L का होल स्क्वायर। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू कॉमन आ गया, बच्चा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस में 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। अब हम लिखेंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, और एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर R माइनस L का स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर। यहाँ R माइनस L से R माइनस L कट गया तो क्या बचा, R प्लस L का होल स्क्वायर, तो लिख देंगे R प्लस L का होल स्क्वायर, माइनस का चिन्ह लगाया, यहाँ R प्लस L से R प्लस कट गया तो क्या बचा, R माइनस L का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद E बराबर हमें क्या मिलेगा आगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू,
इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, और माइनस का चिन्ह बाहर है, माइनस का सब में गुणा कर देंगे तो जो माइनस का था वो प्लस का और जो प्लस का था वो माइनस का, यानी आर स्क्वायर प्लस का था माइनस का हो गया, एल स्क्वायर प्लस का होना था तो वो भी क्या किसका हो जाएगा माइनस का, माइनस 2RL होता है तो इसका हो जाएगा प्लस का, यानी 2RL, और बटे में ए प्लस बी और ए माइनस बी से कर देंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों पर है गुणा में है तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, और ए माइनस बी ए प्लस बी के सूत्र से यानी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब उसके बाद अगला पद क्या आएगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। देखो आर स्क्वायर प्लस का माइनस का कैंसिल, प्लस का माइनस का कैंसिल, और ये दोनों प्लस के हैं तो जुड़कर कितने हो गए 4RL, और बटे में कितना आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसके बाद हम थोड़ा सा 2-3 लाइन और रह गई है, इसको बता देते हैं। तो ई बराबर हमें क्या मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसको तो जैसे कि तैसे लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। अब 4RL को ऐसे लिख सकते हैं गुणे 2R गुणे 2L, तो देखो 2 दूनी 4 और 4RL हो गया। ये इसलिए किया क्योंकि हमें पता है Q इंटू 2L क्या होता है P होता है, तो ये बन गया सूत्र हमारा P का, और बटे में क्या है हमारा आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। और साथ में यहाँ एक चीज़ और लिख देंगे कि जो हमारा 2L है वो बहुत छोटी राशि था, 2L इज ग्रेटर इज लेस देन R, यानी R की अपेक्षा में 2L कैसी अल्पतम दूरी हमने माना था 2L है बहुत छोटी दूरी, तो L का स्क्वायर और भी ज़्यादा हो जाएगा छोटा, यानी इज वेरी लेस देन R स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है 2L छोटी है तो L और ज़्यादा छोटी हो गई क्योंकि आधी हो गई, और छोटी राशि का वर्ग और उससे भी ज़्यादा छोटा होता है जबकि बड़ी राशि का वर्ग उससे भी ज़्यादा बड़ा होता है। R बड़ी है तो इसका वर्ग और ज़्यादा बड़ा हो गया, और L छोटी है तो इसका वर्ग और ज़्यादा छोटा हो गया, यानी एल स्क्वायर को नगण्य मान लेंगे, एल स्क्वायर को 0 रख देंगे क्योंकि इसका मान बहुत छोटा हो जाता है इसको छोड़ने पर। तो ई बराबर क्या मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 2L हो गया P, और गुणे 2R बटे आर स्क्वायर और माइनस के 0 और पूरे का होल स्क्वायर। तो ई बराबर हमें सूत्र क्या मिल गया, ई बराबर मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2PR बटे R की पावर 4, और एक R से कट जाएंगी तो घातें कितनी बचेंगी R की घातें 3 बचेंगी। ठीक है, तो ई बराबर फाइनल सूत्र क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P बटे RQ, और यही होती है हमारी किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों डेरिवेशन बहुत अच्छा है, पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, और हर बार लगभग एक आध साल छूट के लगभग यूपी बोर्ड में बहुत बार आ चुका है, तो इस बार भी आने के चांसेस हैं, 3 नंबर में आता है, तो इसको अच्छी तरह से तैयार कीजिए। एक बार हम आपको और एक्सप्लेन कर देते हैं कि लिखना कैसे है। सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो हम लोग लिखेंगे माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो कि -Q तथा +Q आवेश से मिलकर बना है, इसका मध्य बिंदु O है, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी अल्पतम कितनी है 2L है। उसके बाद लिखेंगे माना कि इसके मध्य बिंदु से R मीटर की दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। हम निकालेंगे A के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और B के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2, इनकी दिशाएं, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होती है तो माइनस के कारण तो होती है आवेश की तरफ और प्लस के कारण होती है आवेश से बाहर बिंदु की तरफ, तो E1 हो जाएगा अंदर और P2 हो जाएगा बाहर। उसके बाद हम इनकी दूरियां निकाल लेंगे, इस आवेश और बिंदु के बीच की दूरी R+L, इस आवेश और बिंदु के बीच की दूरी R-L। तो सबसे पहले -Q आवेश के कारण निकाल लेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे बीच की दूरी का स्क्वायर। तो बीच की दूरी कितनी है AP का स्क्वायर, AP का मान कितना है R+L, तो यहाँ R+L का होल स्क्वायर रख दिया। ऐसे इनकी बीच की दूरी कितनी है BP, तो बार बार नहीं लिखेंगे, अब सीधा मान रख देंगे तो R-L का होल स्क्वायर आ जाएगा। दिशाएं क्या है, माइनस के कारण तो आवेश की तरफ है तो P से आवेश की ओर, और प्लस के कारण कहाँ होती है बिंदु P की ओर, तो आवेश से बिंदु P की ओर। अब उसके बाद दोनों की दिशाएं विपरीत हैं, सदिश राशियां जब भी विपरीत दिशा में होती हैं तो उनका परिणाम ही होता है माइनस के बराबर, उनके घटाव के बराबर, तो उनको घटा देंगे बड़े में से छोटा, तो E2 - E1।
उसके बाद मान रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो कॉमन जो आ रहा है उसको निकाल लिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू कॉमन है क्योंकि इतना पार्ट यहाँ भी है और यहाँ भी है, बचा के 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस r प्लस एल का होल स्क्वायर। उसके बाद r माइनस एल का होल स्क्वायर और r प्लस एल का होल स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा और यहाँ बचेगा r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर खोल के जो कट रहा है उनको काटेंगे और कुछ नहीं, जो बचा है उनको लिख देंगे। तो ये 2rl जुड़ जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 4rl बटे r माइनस एल का आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद हमें पता है कि हम इसको 4rl को ऐसे लिख सकते हैं 2r इंटू 2l, जिससे कि हमारा द्विध्रुव के आघूर्ण का सूत्र बन जाए। तो 1 और यहाँ ये भी बता देंगे कि l बहुत छोटा है तो एल स्क्वायर उससे भी ज़्यादा छोटा होगा और एल स्क्वायर को छोड़ देंगे। तो ई बराबर मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी गुणे 2r, क्योंकि ये क्या बन गया p और बचा कितना 2r बटे r स्क्वायर और l स्क्वायर का मान 0 हो गया। तो उसके बाद r स्क्वायर लिख देंगे होल पावर। तो इसकी पावर कितनी हो गई 4 और यहाँ ऊपर 2pr बटे r की घातें 4, r से r काटेंगे तो r की घातें कितनी बचेंगी 3 और फाइनल सूत्र क्या बन गया e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p बटे r3। अब दोस्तों वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए इसका अगला पार्ट हम कल लाएंगे आपके लिए। आप इसको इतना कंप्लीट कीजिए, उसके बाद हम इसका पूरा पार्ट कराएंगे। ऐसे ही पूरी फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो कि आपकी यूपी बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद दोस्तों।